हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों को आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ होगा वहाँ लाजवाब शानदार बेमिसाल अद्भुत गजब मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त होकर अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो है उसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेंगे जो भी हम लोग पढ़े हैं लास्ट क्लास में। जो अपना वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े हैं, फिर उसके बाद और भी उसके रिलेटेड जो भी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम से रिलेटेड इक्वेशन या फिर रिलेशन आ रहा था वो सब पढ़े थे। उसी से रिलेटेड अपने पास न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल डिस्कस के लिए तो पहला न्यूमेरिकल ये है कि दो पार्टिकल है अपने पास जिसका मास है 1 kg है और एक का मास है 4 kg, हैव सेम मोमेंटम। ठीक है, दोनों के पास क्या है, मोमेंटम सेम है। तो बोल रहा है कि रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यही चीज़ हम लोग ऊपर एक रिलेशन देखे थे। ऊपर क्या रिलेशन देखे थे? तो देखो न्यूमेरिकल जब तुम लोग सॉल्व कर रहे हो नया नया तो करना कैसे वही हम बता रहे। क्वेश्चन आया, हमको याद नहीं है हम क्या पढ़े थे, तो हम जाएंगे देखेंगे हम क्या पढ़े थे। हमको इतना तो ये पता चलना चाहिए ना कैसा रिलेशन है। तो हम लोग ये याद होना चाहिए कि हम लोग पढ़े थे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन हम लोग पढ़े थे, इतना याद होना चाहिए। अगर इतना याद है कि हम लोग ये पढ़े थे तो अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। सॉल्व कैसे करेंगे? तो भाई रिलेशन जाके देख लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का क्या रिलेशन है? तो देखो फॉर गिवन मोमेंटम काइनेटिक और एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन है इनवर्स वाला। मतलब क्या है, ये वाला हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर इसको सॉल्व करने जा रहे हैं हम तो क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड, रेशियो निकलेंगे तो मोमेंटम का रेसिप्रोकल हो जाएगा। हमको निकालना है रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, तो यही निकालना अपने को 1:2 का रेशियो। तो ये कितना आ जाएगा, पार्टिकल का मास कितना है 1 kg 4 kg, तो 1 kg 4 kg मतलब ऊपर कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 1 निकाल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी 2 निकाल रहे हैं, मोमेंटम सेम है तो ये रेशियो होता है। यहाँ लिख दो फॉर सेम मोमेंटम, ये होता है अपने पास। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4, यहाँ लिख सकते हैं 1। तो इसका जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, 4:1 आ जाएगा। तो देख लो 4:1 आंसर भी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये बोल रहा था कि भाई मोमेंटम सेम है तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या हो जाएगा। तो अगर मोमेंटम सेम है तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो मास के साथ रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये रिलेशन याद है तो देखो आंसर आ गया फट से। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि इफ द मोमेंटम इज इंक्रीज बाई 1% देन परसेंटेज चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। कह रहा है कि मोमेंटम को अगर 1% हम बढ़ा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा। तो इसके लिए भी हम लोग इक्वेशन देखे थे, मतलब डायरेक्ट एक फॉर्मूला था अपने पास, ये फॉर्मूला ये वाला जो करना है इसी न्यूमेरिकल। तुम लोग को बस ये याद होना चाहिए कि हम क्या क्या पढ़े हैं। फॉर्मूला याद हो ना हो कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर्मूला याद कैसे होगा, जब हम लोग न्यूमेरिकल करते चलेंगे ना तो फॉर्मूला उससे याद हो जाएगा। पहले ये याद होना चाहिए कि हाँ ये टॉपिक हम पढ़े हैं, यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ, तो जाके देख लो उस फॉर्मूले को, उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो ये एक फॉर्मूला है अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला क्या कह रहा है, इफ द पी इज इंक्रीज बाई 1 डिजिट देन द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। मतलब अगर एक डिजिट से चेंज हो रहा है, एक डिजिट का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 9 तक। मतलब अगर एक डिजिट के चेंज के लिए है तो ये फॉर्मूला वैलिड है। मतलब ये फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं केवल एक डिजिट के चेंज के लिए। किस में? अगर मोमेंटम में इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकालने के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकालना परसेंटेज में, तो यही बोला अपने को, मतलब काइनेटिक एनर्जी का चेंज परसेंटेज निकालना अपने को। तो क्या बोला था, फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन में मोमेंटम इंटू 100%। ठीक है, तो ये जो चीज़ होता है इसी को तो हम लोग परसेंटेज बोलते हैं। अगर किसी चीज़ का परसेंटेज निकालना तो कैसे निकालते हैं, ऑब्टेन्ड अपॉन में टोटल इंटू 100, यही तो होता है परसेंटेज, यही होता है ना। तो वही चीज़ तो ये परसेंटेज है, कहीं ना कहीं क्या है, 2 मोमेंटम का परसेंटेज है। तो मोमेंटम का परसेंटेज कितना दिया, 1%, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम 1%। तो कुल मिला के जो अपने पास काइनेटिक एनर्जी का चेंज का परसेंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2% आंसर आ जाएगा। तो ये अपना इसका आंसर आ गया 2% डायरेक्ट इस फॉर्मूले से, डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले से। लेकिन इसके बाद का जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें सिंगल डिजिट का चेंज नहीं है, तो उसमें हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम जैसे देखो इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना है 2%, तो यहाँ आंसर दे रखा है 2%, सबका आंसर दे रखा है। यहाँ पे 300% है, यहाँ 41% है, सबका आंसर दे रखा है। हमको सॉल्व करके बस मैच करना हम सही ले आ रहे हैं कि नहीं। तो ये भी हो गया 2% डायरेक्ट फार्मूले से। अब हम लोग को सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व होगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 इस वाले फार्मूले से नहीं सॉल्व होगा जो अभी हम लोग मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का देखें। क्यों? क्योंकि वो केवल सिंगल डिजिट के लिए वैलिड है। तो यहाँ पे जो अपने को नंबर दे रखा 100% दे रखा है, मतलब 3 डिजिट में दे रखा है। तो 3 डिजिट के लिए क्या करेंगे, तो 3 डिजिट अगर नंबर मतलब नंबर दे रखा परसेंटेज है तो हमको बेसिक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब बेसिक फार्मूला क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का जो रिलेशन होता है उसको हमको लेके आके सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग बात कर लें एक रिलेशन जो अपने पास होगा ये वाला,
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल पी स्क्वायर 2 अपॉन में 2m। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन, क्योंकि यही रिलेशन अपने को चाहिए, तो यहाँ से हम इसी रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या कह रहा है, थर्ड वाला सॉल्व करें, तो कह रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी वो किसके बराबर होता है, पी स्क्वायर अपॉन में 2m के बराबर होता है। ठीक है, ये एक रिलेशन है अपने पास। अब कह रहा है कि द मोमेंटम इज इंक्रीज बाई 100%, तो मोमेंटम को अगर हम 100% इंक्रीज कर देंगे तो परसेंटेज चेंज किसमें, काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम मोमेंटम को मान लेते हैं, स्टार्टिंग का मोमेंटम p1 था, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी k1 ले लेते हैं। ठीक है, ये स्टार्टिंग का था, स्टार्टिंग में मोमेंटम कितना था p1 और स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी कितना था, k1 था। अब क्या रहा कि मोमेंटम को 100% इंक्रीज कर देंगे, तो जो नया मोमेंटम है जिसको हम p2 बोलो कितना आ जाएगा, तो p1 पहले था और 100% इंक्रीज करने का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस कर देंगे ना, 100% इंक्रीज मतलब प्लस करें, तो 100% ऑफ p1, समझ आया बात। तो 100% ऑफ p1 निकालना है तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, 2p1, मतलब पूरे को सॉल्व ये आएगा 1। मतलब देखो कुल मिला के किसी चीज़ को 100% से इंक्रीज करेंगे तो डबल हो जाता है। जैसे हम 100% लें और उसको 100% से इंक्रीज करेंगे तो भाई टोटल कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो वही बात है, पहले p1 था अपने पास, उसके बाद उसको 100% इंक्रीज कर दिया, तो 100% ऑफ p1 निकालने जाएंगे तो p1 नहीं आएगा, p1 प्लस p1 कितना आ जाएगा, 2p1। तो जो नया मोमेंटम है अपने पास वो कितना आया, 2p1। ठीक है, अब नया मोमेंटम अगर 2p1 आए तो नया काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, तो पहले चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है हम लोग को। क्या निकालना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ रहा, पहले p1 था अब 2p1 है, तो चेंज मोमेंटम में कितना आ रहा, p1 का चेंज आ रहा है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में कितना था, तो k1 हम लोग ले रखे थे। अब नया काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, तो नया काइनेटिक एनर्जी जिसको हम बोल रहे हैं ke, क्या रिलेशन होता है, पी स्क्वायर अपॉन में 2m, और नया निकाल रहे तो इसको क्या बोलते हैं, 2 बोलते हैं। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये समझ आया, हम लोग नया काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे सेकेंड वाला, तो इसको 2 बोल दिए। तो अब वैल्यू पुट करो, p2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2p1, मतलब ये हो जाएगा 4p1 का स्क्वायर। क्या ये समझ आया, समझ आया कि नहीं बात। जैसे हम क्या बोले, p2 का वैल्यू क्या है, 2p1, तो 2p1 का स्क्वायर करेंगे तो 4p1 स्क्वायर अपॉन में 2m। अब जैसे देखो यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी 1, अगर फॉर्मूला से लिखने जाए तो क्या लिख देंगे, p स्क्वायर 1 अपॉन में 2m लिख सकते हैं। अब इन दोनों में अगर हमको एक रिलेशन ले आना है तो हम क्या लिखेंगे, रिलेशन ले आने के लिए हम लिख सकते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी सेकेंड जो है 4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट है। क्या देख लो, ये है पी स्क्वायर 2m और ये जो पार्टी है पी स्क्वायर अपॉन 2m, इसको काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट बोल सकते हैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी सेकेंड है वो 4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग से बताते क्या किया, सबसे पहले मोमेंटम माने क्या था, ये जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से काइनेटिक एनर्जी अपने पास ये है। नया मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो जो जिस हिसाब से इंक्रीज बोला उस हिसाब से हम नया मोमेंटम निकालें। उसके बाद इसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे हम लोग काइनेटिक एनर्जी में, तो नया काइनेटिक एनर्जी ये आ गया। तो हमको क्या निकालना, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज निकालना है, तो हम क्या कर ले, तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन में ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी इंटू 100। तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना है अपने पास, तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी यहाँ 4 है, यहाँ पे 4ke1 है और यहाँ पे बस ke1 होगा। मतलब अगर हम इसको ke1 बोल रहे हैं और ये 4ke1 है, तो जो चेंज आ जाएगा कितना आ जाएगा, 3ke1 का आएगा, 3ke1 हो जाएगा। और स्टार्टिंग का काइनेटिक एनर्जी कितना था, ke1 था, इंटू क्या हो जाएगा 100। तो इन दोनों को मारेंगे तो कुल मिलाकर जो परसेंटेज चेंज आ जाएगा कितने का आ जाएगा, 300% का। समझ आए बात, सॉल्व कैसे करना है। तो इसी तरीके से सिंगल डिजिट रहेगा तो डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा दे रखा है तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। हम लोग मोमेंटम निकालेंगे, मोमेंटम का चेन निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी का चेन निकालेंगे, उसके बाद उसका परसेंटेज निकालेंगे। तो ये अपना आया पूरा मेथड इस तरीके के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। किस तरीके का, इस तरीके के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। अब इसी पे बेस्ड है ये वाला क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाई 100%, अगर काइनेटिक एनर्जी को 100% इंक्रीज कर देंगे तो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, सेम फार्मूला इस्तेमाल होगा, यही वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, यही वाला पी स्क्वायर अपॉन 2m वाला। बस इसको एक और स्टेप यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मतलब यहाँ से मोमेंटम का अगर फार्मूला लिखने जाएंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में के ई, या फिर ऐसे कह लो 2km कह लो, के मतलब काइनेटिक एनर्जी मास ट्वाइस, तो ये आएगा मोमेंटम का फार्मूला। मतलब ये वाला चीज़ इस्तेमाल करके अपने को ये क्वेश्चन सॉल्व करना। तो ये तुम लोगों को करना है, तुम लोगों को एक बार ट्राई करना। मेथड सेम ही है, पहले मोमेंटम कितना था, इतना, नया मोमेंटम निकालेंगे हम लोग। नया मोमेंटम कैसे, नया मोमेंटम नहीं, इस बार काइनेटिक एनर्जी निकालना है।
तो पहले काइनेटिक एनर्जी कितना था, तो कुछ था काइनेटिक एनर्जी, फिर उसको 100% इंक्रीज कर दे रहे तो नया काइनेटिक एनर्जी आएगा। उसके बाद हम लोग को मोमेंटम का चेन निकालना, तो पहले मोमेंटम कितना था, फिर नया मोमेंटम का चेन निकालेंगे रिलेशन वैल्यू पुट करके। तो एक बार सॉल्व करके ट्राई करना है, इसको आंसर आ जाएगा, एक बार कोशिश जरूर करना, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन हमने यहाँ बता ही दिए तो सेम है, तो एक बार ट्राई करना है। आंसर इसका 41% के आसपास आएगा, ठीक है, एक बार ट्राई कर लेना इसको। अब हम लोग बढ़ते आगे, आगे में ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन अ फोर्स, हाईलाइट कर देते हैं, अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाई फोर्स, मतलब एक पार्टिकल है जिसके ऊपर क्या लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। मतलब एक ऐसा फोर्स लग रहा है जो हमेशा पार्टिकल के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है, जैसे मान लो ये अगर पार्टिकल का वेलोसिटी है, तो जो फोर्स लग रहा है वो उसके परपेंडिकुलर लग रहा है, ये उसका फोर्स हो गया, ये फोर्स हो गया, और ये हो गया अपने पास वेलोसिटी, ठीक है। ये अपने पास कुछ ऐसा मिल रहा है, या फिर थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिख दे, मतलब इसको, ये जो वेक्टर क्वांटिटी अपने पास, इसको साफ कर देते हैं यहाँ पे, दोनों वेक्टर हो गया, फोर्स भी हो गया और वेलोसिटी भी। तो अगर दो वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे मान लो ये अपने पास वेलोसिटी वेक्टर है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, मान लो ये हो गया फोर्स, ठीक है। अब इसका अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट किधर आएगा, रिजल्टेंट इधर आएगा कहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मान लो अगर हर पॉइंट पे जैसे मान लो ये इस पॉइंट पे लगा फोर्स, तो इसका डायरेक्शन नहीं आएगा, फिर मतलब ये इधर मूव कर गया, फिर से यहाँ पे भी ऐसे करेगा, तो मतलब कुल मिला के अगर इसका मोशन देखने जाएंगे तो किस तरीके का मोशन होगा, तो मेरे हिसाब से किस तरीके का मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। तो कह रहा है कि द मोशन ऑफ द पार्टिकल इन अ प्लेन, मतलब किस तरीके का मोशन कर रहा है वही पूछ दिया। तो मोशन ऑफ अ पार्टिकल पूछ दिया, प्लेन में किस तरीके का मोशन करने वाला है, तो द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी देन इट चेंजेस डायरेक्शन। जो हो रहा है यहाँ, जो बात क्लियर, फोर्स है वेलोसिटी है, तो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, मतलब वेलोसिटी इस तरफ है तो उसको मूव इधर करना चाहिए, लेकिन हम उस पर फोर्स लगा दिए तो इधर के बजाय वो किधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। अगर इस तरफ जा रहा है कंटिन्यूसली हम फोर्स लगाएंगे ना, तो ये इसी पाथ को फॉलो करता रहेगा, और इसी पाथ को फॉलो करता हुआ ये कुछ ऐसा बनाएगा अपना पाथ। तो एज अ रिजल्ट इट मूव इन अ सर्कुलर मोशन। वही बात हम बोल रहे थे कि अगर कंटिन्यूसली फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, तो मतलब वो किस मोशन में कर रहा है, सर्कुलर मोशन में कर रहा है, जिसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, दैट इज स्पीड इज कांस्टेंट। मतलब यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो इस वजह से अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो स्पीड इज कांस्टेंट देन द काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, मोशन इज इन सर्कुलर मोशन। तो ये पूछा कि मोशन किस तरीके का होगा, मतलब कौन से पाथ का मोशन हो जाएगा, तो सर्कुलर मोशन का पाथ हो जाएगा, ठीक है। क्लियर था, इसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ था नहीं, आसान था ये। एक और रिलेशन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रिलेशन जो अभी हम लोग ऊपर देखे p², जैसे अपने पास क्या है, अपने पास एक रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p²/2m। तो अगर हम बोल देंगे केवल काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का क्या रिलेशन है, तो मोमेंटम जो है अभी हम लोग लिखे थे ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी m, मतलब अगर केवल मोमेंटम के साथ रिलेशन देखने जाएंगे तो ये रिलेशन है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का। तो मोमेंटम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी का, क्योंकि 2 भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है। तो अगर मतलब प्रोपोर्शनैलिटी के साथ देखने जाएंगे मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन, तो ये रिलेशन आता है। तो हर एक फॉर्मूले से जो जो अपने को रिलेशन, जो जो इक्वेशन मिल रहा है, सब याद होना चाहिए, ठीक है, तब तो आसान हो जाएगा अपने काम, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सब बड़ा चीज़ है नहीं कुछ। आगे क्वेश्चन ये है कि इफ़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज कंटिन्यूसली इंक्रीज विथ टाइम, कह रहा है कि जो पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी है वो हमेशा बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज विथ टाइम। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल कंटिन्यूसली इंक्रीज विथ टाइम। तो काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज कर रहा है तो क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज कर रहा है तो मतलब जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव, और काइनेटिक एनर्जी कहने का मतलब पॉजिटिव, मतलब वर्क डन भी क्या हो जाएगा अपने पास, पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि भाई हम लोग देखे थे हाफ mv², यही क्या होता है, कहीं ना कहीं वर्क डन है, और यही क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर अपने पास ये जो चीज़ है ये अगर इंक्रीज करा टाइम के साथ, तो कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, पॉजिटिव, और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव हो गया तो वर्क डन भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये एक कंक्लूजन हम लोग निकाले। मतलब जैसे ये सब जो क्वेश्चन है ये MCQ टाइप क्वेश्चन है कि मतलब क्या होगा। इसके पहले वाला भी जो क्वेश्चन किए थे ना वो भी MCQ टाइप का क्वेश्चन है कि पाथ कैसा हो जाएगा। तो इसमें एक ऑप्शन ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव, वर्क डन भी पॉजिटिव, और फिर आगे क्या, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल मस्ट बी एट एन एंगल, ये भी आ सकता है। MCQ में मान लो एक ऑप्शन ये भी हो सकता है। तो हम जो जो पॉसिबिलिटी है सब यहीं पे लिख दिए।
कि जो रिजल्टेंट है फोर्स का पार्टिकल पे वो किस एंगल पे होगा, लेस देन 90 डिग्री ऑल द टाइम। ठीक है, तो मतलब अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस पर जो लगने वाला फोर्स होगा उसका जो एंगल होगा हमेशा लेस देन 90 डिग्री होगा। कब, अगर काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो जो लगने वाला फोर्स होगा उसका एंगल हमेशा लेस देन 90 डिग्री होगा। ठीक, एक कंक्लूजन ये भी हो गया। एक और बात हो जाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी, अभी हम लोग रिलेशन देखें, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी, अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है तो मोमेंटम भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इज इंक्रीज। तो 2-3 कंक्लूजन मिल गया अपने को इससे, ये MCQ में आता है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है कि अ फोर्स एक्ट ऑन 2 kg पार्टिकल इन सच अ वे, मतलब एक अपने को मास दे रखा है कितने का, 2 kg का, तो उस पर क्या हो रहा है, एक फोर्स एक्ट कर रहा है इन सच अ वे डेट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज x इज इक्वल्स टू 3t माइनस टी स्क्वायर, वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड, तो t होना चाहिए, t इज इन सेकेंड। वर्क डन इन फर्स्ट 3 सेकेंड, तो वर्क डन निकालना अपने को, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट किधर, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब यहाँ पे अपने को फोर्स नहीं दे रखा तो हम इसको लिख सकते हैं मास इंटू एसेलरेशन और साथ में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मास इंटू एसेलरेशन, मास हो गया 2, एसेलरेशन कहने का क्या मतलब, तो एसेलरेशन है ही नहीं अपने पास, लेकिन इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें, कहने का मतलब d2x/dt² अगर कर ले तो ये अपने को एसेलरेशन मिल जाएगा, और साथ में डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो दे ही नहीं रखा है, पोजीशन दे रखा है कि पोजीशन ये है उसका, और इस पर 3 सेकेंड के लिए फोर्स लग रहा है तो क्या डिस्प्लेस होगा, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। वैसे पहले हम लोग एसेलरेशन निकाल लेते हैं, तो d2x कहने का मतलब क्या हो गया कि ये जो x है उसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक बार डिफ्रेंशिएट अगर करेंगे इसको 3t माइनस टी स्क्वायर, तो क्या आएगा 3 कॉन्स्टेंट, t का 1 हो जाएगा माइनस 2t, फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये अब आएगा एसेलरेशन, तो ये 0 माइनस 2, तो कुल मिला के एसेलरेशन आ गया -2 का। ठीक है, और पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करना, तो भाई इसका एसेलरेशन -2 का आ गया, और एसेलरेशन अगर -2 का आ गया और डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग देखें कि भाई डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, तो चेंज ऑफ पोजीशन अगर हम लोग निकालेंगे 3 सेकेंड में तो 9, तो वो भी तो 0 ही आ रहा, तो जैसे देख लो यहाँ पे आ गया 0, कैसे आ गया, इसमें हम लोग 3 का वैल्यू मतलब t की जगह पे 3 रख देंगे, तो t की जगह पे 3 रखेंगे तो ये आएगा 9, ये भी आएगा 9, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया इसका, मतलब पोजीशन कितना आ गया 0, 3 सेकंड में आ गया पोजीशन 0, तो कुल मिला के वर्क डन कितना आ गया 0। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो घबराना, देखना है क्या क्या दे रखा, हमने को मास दे रखा था तो मास इंटू एसेलरेशन कर लिया हम, अब एसेलरेशन दे नहीं रखा लेकिन पोजीशन दे रखा, तो पोजीशन को 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा अपने पास, एसेलरेशन आ जाएगा, और फिर पोजीशन के लिए हम यहाँ पे टी का वैल्यू रख दिया, वो 0 आ गया, तो मतलब कुल मिला के अपने पास वर्क डन कितना आ गया 0, अगर हम लोग सॉल्व किए तो। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब अच्छा, अब वर्क एनर्जी थ्योरम वाला कहानी शुरू होता है। अब तुम लोगों को पता चलेगा वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं। बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा थ्योरम है, बहुत जगह इस्तेमाल होता है। कह रहे कि 300 जब कुछ ना समझ आए ना तो ये काम आ जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। इतना हम बता दे रहे कि मतलब कहीं पे फंसो तो कोशिश करो कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के देख लेते हैं एक बार। और वर्क एनर्जी थ्योरम में बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन मतलब हर एक पार्टी वहाँ पे जो काम कर रहा है उसको निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ कह रहा है कि 300 जूल ऑफ वर्क इज डन इन स्लाइडिंग 2 kg ब्लॉक अप एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ हाइट 10 मीटर। मतलब 10 मीटर के हाइट तक, मतलब एक इंक्लाइन प्लेन में 10 मीटर के हाइट तक उसको हम किसी बॉडी को नीचे से लेके उस ऊपर तक लेके जा रहे हैं। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन अपने को बताना है। तो देखो वैसे अगर हम लोग जनरल फॉर्मूला बात करेंगे तो क्या, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और वर्क डन अगर फ्रिक्शन बताना है तो फोर्स कौन सा लगना चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कुछ दे रखा नहीं दे रखा। फ्रिक्शनल फोर्स कहने का मतलब ये हम लोग लिखते हैं म्यू एन लिखते हैं और साथ में डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं म्यू एम जी लिखते हैं, साथ में पोजीशन का लिखते हैं। तो अपने को म्यू मालूम ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से हम वर्क डन निकालने जाएंगे तो फंस रहे हम, क्योंकि अपने को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे ही नहीं रखा है। तो जब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे नहीं रखा तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। अब वर्क एनर्जी थ्योरम में देखो क्या क्या लेना ये, अब यही सबसे बड़ा चीज़ है। वर्क डन का क्या होता है, चेंज अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम यही होता है। सिंपल जो इक्वेशन हम लोग देखे थे, वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के। अब वर्क डन यहाँ पे जो वर्क डन हम लोग लिखते हैं ना, टोटल वर्क डन, टोटल मतलब हर एक पार्टी के द्वारा वर्क डन क्या होगा।
तो यहाँ क्या क्या पार्टी काम कर रहा वो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ ग्रेविटी काम कर रहा, ठीक है, मतलब वो उसको नीचे खींच रहा होगा ग्रेविटी, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी निकालना पड़ेगा, प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन है, प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल पार्टी है, क्योंकि 300 जूल बोला है ना, वो वर्क इज डन, तो ये एक्सटर्नल वर्क डन है। मतलब उस समय उस पार्टिकल पे जो जो काम कर रहा है उस सबको लिखना पड़ेगा। तो वो ग्रेविटी भी काम कर रहा है, फ्रिक्शन भी काम कर रहा है, और एक्सटर्नली हम भी काम कर रहे हैं, तो तीनों वर्क डन। और ये किसके बराबर हो जाएगा? चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के। स्टार्टिंग में यहाँ पे था, फाइनली यहाँ पहुँचा, तो मतलब चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। वेलोसिटी दोनों केस में जीरो है, तो कुल मिलाकर हम काइनेटिक एनर्जी का चेंज को क्या बोल देंगे? जीरो। कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ था वही काइनेटिक एनर्जी यहाँ है, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, तो इसलिए चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? जीरो। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना, तो क्या लिखेंगे? mgh, तो mgh, या फिर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन सा? ग्रेविटी वाला फोर्स, तो ग्रेविटी वाला फोर्स क्या है? mg है, और डिस्प्लेसमेंट हाइट में डिस्प्लेस हो रहा है ना, मतलब यहाँ था यहाँ गया। ग्रेविटी की नज़र से देखेंगे तो भाई यहाँ से यहाँ नहीं गया, ग्रेविटी की नज़र से यहाँ गया है वो। तो ये जो मोशन है वो कितने का? 10 मीटर का, तो यही उसका हाइट है। तो वर्क डन मतलब फोर्स हो गया नीचे की तरफ mg, तो नीचे की तरफ मतलब माइनस हो गया, क्योंकि और हम लेके जा रहे हैं ऊपर की तरफ, फोर्स ऊपर लग रहा, ग्रेविटी नीचे लग रहा, तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस mgh, प्लस वर्क डन फ्रिक्शन, यही तो फाइंड करना अपने को, यही हीरो है, प्लस वर्क डन एक्सटर्नल मतलब 300 जूल जो दे रखा है यहाँ पे, 300 जूल ऑफ वर्क इज डन। अब mgh कहने का मतलब क्या? m है अपने पास 2 kg का, ग्रेविटी 10 है, h भी 10 है, वर्क डन बाई फ्रिक्शन है प्लस 300 है, इज इक्वल्स टू 0 है, तो आएगा -200 प्लस 300। -200 प्लस 300 कहने का मतलब प्लस का 100 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना आ जाएगा? -100 जूल आ जाएगा। तो देखो कितना सिंपल तरीके से हम लोग वर्क डन बाई फ्रिक्शन निकालते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करके। तो उम्मीद करते समझ आया होगा, कुछ हार्ड नहीं था, बस एक और बार इस टाइप का क्वेश्चन देख लिया जाए कि क्या क्या कर सकते हैं हम लोग अगर वर्क एनर्जी थ्योरम इस्तेमाल करना है तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को देखो, कह रहा है कि कंसिडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। मतलब एक अपने पास पानी की बूंदे, ये बारिश की पानी की बूंदे कुछ ऐसा है अपने पास, ब्लू कलर का बनाएंगे ना, ये वाटर ड्रॉप है, ठीक है, ये वाटर ड्रॉप है, इसका मास कितना है? 1 ग्राम का मास है इसका, और कितना हाइट से गिर रहा है? 1 किलोमीटर की हाइट से ये गिर रहा है ज़मीन पे, ठीक है। अब कह रहा है इट हिट द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड, मतलब यहाँ पे जब वो आया है तो उसका जो वेलोसिटी है वो 50 मीटर पर सेकंड से वो हिट किया है, बाद में तो रुक ही जाएगा क्योंकि चेंज 0 आ जाएगा। द वर्क डन बाई ग्रेविटी निकालना है एंड रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर। अच्छा, मतलब जब ये यहाँ पे आ रहा होगा तो एयर उसको अपोज कर रहा होगा, तो वो रेजिस्टिव फोर्स बाई एयर निकालना है, और नीचे की तरफ आ रहा है तो वर्क डन बाई ग्रेविटी निकालना। तो पहले हम निकाल देते वर्क डन बाई ग्रेविटी, किधर आ रहा है? नीचे की तरफ, किस फोर्स से आ रहा है? mg फोर्स से आ रहा है, कितना मोशन कर रहा है? h मोशन कर रहा है। समझ आया बात? अब देखो ये पॉजिटिव है क्योंकि हम नीचे की तरफ रहा है और ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है, तो दोनों सेम लाइन में हो गया ना, तो यहाँ वर्क डन पॉजिटिव आ गया। तो मास कितना? 1 ग्राम। 1 ग्राम कहने का मतलब 1 × 10⁻³ kg हो जाएगा। g कहने का मतलब 10 हो जाएगा। h कहने का 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, 10⁻³ हो जाएगा। तो ये और ये कुल मिला कैंसिल, तो कुल मिला के जो वर्क डन आ गया ग्रेविटी के द्वारा कितना आ गया? 10 जूल का वर्क डन आ गया। तो ये पार्टी हम निकाल लें। अब बोल रहा है कि अपने को निकालना रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर। अब हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे फिर से वर्क एनर्जी थ्योरम का। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे? हम लिखेंगे वर्क डन टोटल इज इक्वल्स टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितना है? तो वर्क काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और वर्क डन यहाँ कौन कौन सा वर्क डन है? तो वर्क डन बाय ग्रेविटी है, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स है, तो जिसको हम आर बोल दे रहे हैं, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। वर्क डन बाय ग्रेविटी हम लोग निकाले हैं 10 आया है, और ये तो फाइंड करना है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी हाफ m v फाइनल, तो हाफ m कॉमन ले लेते हैं, v² फाइनल माइनस v² इनिशियल, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे तो 10 हो जाएगा, वर्क डन बाय रेजिस्टिव हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मास हो जाएगा 10⁻³ फाइनली उसका वेलोसिटी कितना था? जब जमीन से टकराया था तो 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 50 का स्क्वायर कहने का मतलब क्या हो जाएगा? 2500, ठीक है। माइनस इनिशियली उसका वेलोसिटी कितना था? तो जब हमने देखना शुरू किया तो 0 था स्टार्टिंग में, तो इनिशियली वेलोसिटी 0 था तो 0 हो गया।
ये हो गया 10 प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, मतलब डबल जीरो है तो 10⁻⁻1 बचेगा और 2.5 बचेगा। तो कुल मिलाकर 2.5 अपॉन में 2 बचेगा ये और ये कितना आ जाएगा 25, मतलब 1.25 आएगा इसको। तो यहाँ से अगर वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स निकालेंगे ये आएगा 1.25 और 10 तो माइनस का आ जाएगा 8.75। ठीक है, तो माइनस का 8.75 अपने पास रेजिस्टिव फोर्स आ जाएगा। तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स कितना आ गया, माइनस का 8.75 जूल। सिंपल था, कोई हार्ड नहीं था। हमको टोटल वर्क डन, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी दे रखा तो काइनेटिक एनर्जी रहेगा ही, और वर्क डन जो पार्टी वहाँ वर्क डन कर रहा सबके द्वारा निकाल दिया। तो ये सिंपल अपने पास वर्क एनर्जी थ्योरम से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब ये क्वेश्चन अपने पास ये तुम लोग ट्राई करेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम पे ही करना है, तुम लोग को ट्राई करना है, क्योंकि 2 क्वेश्चन हम बता दिए, एक क्वेश्चन होमवर्क भी तो बनता है यार, सब हम बता देंगे तो कैसे चलेगा। तो ये वाला क्वेश्चन रहेगा HW, इसको बोलेंगे हम लोग HW। क्वेश्चन क्या है, एक ब्लॉक है मास m का हैंगिंग ओवर स्मूथ लाइट पुली थ्रू अ लाइट स्ट्रिंग, द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज पुल्ड बाय अ कांस्टेंट फोर्स F। अच्छा यही फिगर है, तो यहाँ पे मास m है, उसका दूसरा एंड पे हम लोग खींच रहे हैं उसको, जैसे तुम लोग देखते होगा ना, मान लो कोई लटका हुआ, हम उसको पुली से ऐसे खींच रहे हैं, उस तरफ वो लटका हुआ है। तो जब उस तरफ वो लटका हुआ और हम पुली से इधर खींच रहे हैं तो पूछ रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इंक्रीज बाई 20 जूल इन 1 सेकेंड। फाइंड क्या करना है इसमें, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज F और चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इतना। फाइंड क्या करना भाई इसमें, टेंशन। तो चलो यही सब फाइंड कर लेना, वर्क डन बाय ग्रेविटी फाइंड कर लेना, वर्क डन बाय टेंशन फाइंड कर लेना, और उसके बाद टेंशन फाइंड कर लेना। यही 3 चीज़ इसमें फाइंड कर लेना कि टेंशन फोर्स कितना लग रहा होगा, फिर वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय टेंशन कितना हो जाएगा। तो यही सब चीज़ फाइंड कर लेना इसमें। एक बार ट्राई करना इस क्वेश्चन को, फिगर उगर बना हुआ है, बाकी और जो मदद करने वाला चीज़ें सब दिया ही हुआ है, तो एक बार ट्राई करना इसको, हो जाएगा, बहुत हार्ड नहीं है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज हम लोग जो भी न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं वर्क एनर्जी थ्योरम पे, और जो भी रिलेशन हम लोग देखे थे काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम वाला, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है वर्क एनर्जी थ्योरम। इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, हर जगह काम आएगा। ठीक है, कहीं भी न्यूमेरिकल में फंसेंगे तो पहला सॉल्यूशन यही दे सकता है अपने को। ठीक है, तो जो भी है अब इसको एक बार ट्राई कर लेना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखना है, पढ़ाई लिखाई करते रहना। तब तक के लिए राम।